जय हिंद मेरे दोस्तों, स्वागत है फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्न कॉमर्स बाय हर्ष पे। तो इस वीडियो में हम आपका जो है सोशल साइंस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये आपकी बुक जो है सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जिसमें भी आता है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगा, उसी से रिलेटेड आपका जो एग्जाम में आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं रहने वाला है आप लोगों को, जिसका कल आपका एग्जाम भी है बेसिकली। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा एंड इसका जो पीडीएफ है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज रात तक बनवा लो। अगर पीडीएफ चाहिए तो एक बार पीडीएफ कमेंट कर देना। ठीक है, पीडीएफ का कमेंट आते हैं, ज्यादा लगता है कि सही में बच्चों को नीड है पीडीएफ की, सो आई विल मेक इट एंड आई विल अपलोड इट ऑन माय व्हाट्सएप चैनल। तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना एक बार। ठीक है, पीडीएफ कमेंट करके व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना तो मच बेटर रहेगा। ठीक है, एंड उसके बाद चलो विदाउट टाइम वेस्ट हमारे वीडियो में आगे चलते हैं, जल्द से जल्द सारे टॉपिक्स को निपटाते हैं। ठीक है, पीछे मैक्रो इकोनॉमिक्स लिखा है, ये मत नोटिस करना, पहले ही बता रहा हूँ। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स इसलिए लिखा है, इस पर मैं काम कर रहा था, वो वीडियो में अटैच कर रहा हूँ इसके आगे जो तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की है। लेट्स बिगिन। हाँ जी। तो आज हम करने वाले हैं आपके सोशल साइंस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो आपको मैं बता देने वाला हूँ। आपको मेरे ख्याल से इसका पेपर 30 मार्क्स का होगा आपका एंड इसकी ड्यूरेशन 1 आवर रहेगी, है ना। तो चलो कोई नहीं, जैसा भी है छोटे मोटे टॉपिक्स है, इसमें ज्यादा कुछ वो है नहीं, आपने ऑलरेडी सब पढ़ ही रखे हैं। अगर आप एक आर्ट साइड से एंड बीकॉम साइड से है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है, कोई भी कर सकता है। सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बन के कब तैयार होता, लागू कब हो गया था अच्छे से बनके तैयार होकर लागू हो गया था, ये हमारा 26 जनवरी 1950 में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनमें हम किस चीज की किन किन चीजों की वैल्यू सीखेंगे जानेंगे, मतलब सोशलिज्म की मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके किन किन चीजों की वैल्यू बताई हुई, जैसे सोशलिज्म हो गया, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड फेडरल रिपब्लिक। अच्छा ठीक है, तो सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, जैसे आपके देश के पैसे और संसाधनों पे जैसे सबका हक है ना, देश के पैसे पे, देश के संसाधन पे, ठीक है, सबका हक है। सोशलिज्म का मतलब ये होता है। सेक्युलरिज्म का मतलब कि जैसे किसी को ऊंची जाति नीची जाति कोई जैसे दूसरी रिलीजियस का है, तो सेक्युलरिज्म मतलब सारे धर्मों को एक ही जैसा देखना, बराबर, मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक्स रिलीजन का है कोई वाई रिलीजन का है तो एक्स रिलीजन को ऊपर माना जाता है, सारे धर्म को इक्वल मानना। ठीक है, बराबर क्या बोलते हैं उसे, मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि सारे रिलीजन को बराबर स्थान देना, है ना। अगर आसान शब्दों में डेमोक्रेसी की बात कर लेते हैं। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसी कंट्री में रहते हो जहां पे आप अपना लीडर अपनी मर्जी से चुन सकते हो, यानी अपने एक वोट के थ्रू। ऐसा नहीं है कि डिक्टेटरशिप चलेगी, है ना। आप अपने वोट के थ्रू अपनी मर्जी से दे सकते हो, अपनी मर्जी से अपना लीडर चुन सकते हो, है ना। फेडरल रिपब्लिक, इंडिया की स्टेट्स पावर्स आपको किस तरीके से बांटी हुई है, इंडिया की आपकी स्टेट मतलब आपकी कंट्री की पावर्स किस तरीके से एलोकेट हो रखी है ना, किस चीज की पावर किसके पास है, इसे हम कहते हैं फेडरल रिपब्लिक। ये भी पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, है ना, सब इक्वल है, फर्टर्निटी। उसके बाद कुछ लीगल प्रिंसिपल जैसे रूल ऑफ लॉ, डीपीएसपी, है ना। फंडामेंटल राइट्स की क्या क्या आपके फंडामेंटल राइट्स है। अब फंडामेंटल राइट्स यानी कि आपको ये करने से कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे खाना खाना आपका एक फंडामेंटल राइट है एक तरीके से, है ना। आपका बोलना, राइट टू स्पीच, आप कुछ भी बोल सकते हो, है ना। वही, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ तुम किसी को गाली दे रहे हो, उल्टा बोल रहे हो, है ना, ऐसा नहीं। चलो ठीक है। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है कि देश के प्रति आपके लिए क्या क्या ड्यूटी आपको करनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए, वो सब देखिए। तो उम्मीद है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन बार बार तो समझ आ गया होगा कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। ये चलो ये सब तो ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम किन किन चीजों को जानते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज आपको ये पता, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको लेंगे जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में हेल्प करने और डायरेक्ट एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हमें सेपरेशन ऑफ पावर्स पढ़ना है। ठीक है, पढ़ते हैं, कोई नहीं, लेकिन उससे पहले हमें फेडरलिज्म पढ़ना पड़ेगा, है ना। उससे हम सेपरेशन ऑफ पावर को, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो पावर्स बांटी गई है उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम फेडरलिज्म पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत ही है, ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, फेडरलिज्म का मतलब होता है ऐसी जगह, ऐसी मतलब जिसमें दो टाइप्स की गवर्नमेंट हो, जिस देश में दो टाइप्स की गवर्नमेंट हो उसे हम क्या कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं। अच्छा, दो टाइप्स की गवर्नमेंट कौन कौन सी, एक होती है सेंटर, एक होती है स्टेट। सेंटर गवर्नमेंट, मेन गवर्नमेंट, पूरे इंडिया की गवर्नमेंट, और स्टेट अपनी अलग अलग गवर्नमेंट पे चलता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, हमारे भारतीय संविधान में फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, याद रखेंगे। फेडरल की जगह हम क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि मिल
जुल कर काम करना। हो सकता है स्पेलिंग गलत हो तो माफ कर देना मेरे भाई, ठीक है। मिलजुल कर काम करना, ठीक है। मतलब सेंटर और स्टेट आपस में मिलजुल कर काम करती है, ठीक है। आपको समझ आया? बहुत ही प्यार से काम करती है। कैसे? बहुत ही प्यार से काम करती है। चलो ये भी चीज ओके है ना। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म समझ आया। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर कैसी होती है? बटी हुई होती है। बट कहीं ना कहीं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट। कहीं उनके पास कुछ पावर ऐसी दी जाती है जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल होते हैं। स्टेट सॉरी सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर ऐसी दी जाती है जिससे वो स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल होता है। तो कौन ज्यादा पावरफुल होता है? सेंट्रल ज्यादा पावरफुल होता है। याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, किस टाइप की पावर? मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है ना, जैसे फाइनेंस के जो पावर है वो भी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ना, मतलब इंडियन आर्मी की जो पावर है, इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इसकी पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। एमएचए, एमएचए यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जैसे कि पैरामिलिट्री, पैरामिलिट्री आपको समझ रहे हो ना, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ है ना, इन सब की पावर से ये सब सीआरपीएफ और भी होती है आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस। हाँ, बीएसएफ भी आपकी एक पैरामिलिट्री फोर्सेस है ना, एंड आईटीबीपी, ये सब आपने पहली बार नाम सुना होगा। इन सब की पावर्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। ये खाली मैं जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है। एंड कुछ स्पेशल प्रोविजंस स्टेट्स को भी दी जाती है, जैसे कि आर्टिकल 377, 371, 371 एजी एग्जाम्पल है। मतलब ये क्या है? आर्टिकल 370 याद कीजिए, जम्मू कश्मीर में लग रखा था कि वो कुछ उनके कुछ खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन एंड अपना संविधान था, है ना। आर्टिकल 371 महाराष्ट्र गुजरात में लग रखा है उनके लिए। आर्टिकल 371 एजी नॉर्थ ईस्ट की साइड में स्टेट्स है, वहां लग रखा है। उसमें ये है कि वो अपने जो पुराने पारंपरिक कानून है, पहले के कानून है, वो भी अपने साथ साथ लेकर आ रहे हैं। खाली वो उस नागालैंड, वो जो भी वहां पे नॉर्थ ईस्ट में राज्य हैं, वो राज्य अपने पुराने का तौर तरीके और कानूनों को अभी तक इस्तेमाल करते हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारा इंडिया देश, जो इंडिया कंट्री है, वो स्टेट पे भी ध्यान रखता है। एक पर्टिकुलर स्टेट या फिर नॉर्थ ईस्ट साइड के लिए उन्होंने ये 371 एजी ए लागू कर रखा है ना। ये महाराष्ट्र एंड गुजरात के लिए है, ठीक है, ओके। बट अभी 370 आर्टिकल जब जेएनके से हट चुका है ना। आई थिंक 2019 में हटा था कुछ, एंड अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो यूनियन टेरिटरीज में बदल चुके हैं। चलो, मैंने अब फेडरलिज्म बार बार से समझा दी, पर सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ के खत्म करते हैं। तो फटाफट से हम अपना सेंटर स्टेट रिलेशन, सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ लेते हैं, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन। देखो, द क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये पॉइंट पढ़ रहा था मैं, और क्लियर कट है आपके में कि आपकी डिवीजन दो लेवल्स पर हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन्हें हम यूनियन भी बोलते हैं, सेंटर को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंडिपेंडेंट पावर। मतलब बोथ द यूनियन एंड द स्टेट्स डिराइव सम पावर्स डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच दे आर एक्सेस इन देयर असाइन्ड एरियाज। मतलब ये यूनियन और स्टेट दोनों गवर्नमेंट्स को पावर असाइन करी गई है, किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो जो उनके अपने सीमित एरिया तक उसको यूज करते हैं। दूसरी चीज, कोई भी स्टेट अपनी पावर्स के लिए किसी नेता पे या फिर किसी सेंटर पर, मतलब यूनियन पर निर्भर नहीं रहता, उसको डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है, ठीक है। कौन पावर देता है? कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ भी बना दिया, छोड़ो यार। अच्छा चलो, रिलेशन पढ़ते हैं, क्या है इनका रिलेशन। देखो, स्टेट का, स्टेट और यूनियन का। तो सबसे पहले लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, मतलब कि, अच्छा ये हमारा, मैं देखो आराम से समझाऊंगा। लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन मतलब कि किस तरीके के कानून और कौन से कानून स्टेट बना सकता है, और किस तरीके के कानून, कौन से कानून यूनियन, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है। तो ये पार्ट 12 में है। किसमें है मेरे भाई? ओह सॉरी, पार्ट 11 में है। हाँ, लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन पार्ट 11 में है, जो कि ये बताता है कि यूनियन किस तरीके के कानून बनाएगा, स्टेट किस तरीके के कानून बनाएगा। ये आर्टिकल नंबर 245 से 263 के बीच में देखा जाता है, ठीक है। किस किस का रिलेशन बताता है? हमने पढ़ लिया यूनियन और स्टेट का, कि कौन सा किस तरीके के कानून बना सकता है, ठीक है। चलो अगला रिलेशन देखते हैं, फाइनेंशियल रिलेशन विद रिलेशन, है ना। हिंदी में विद रिलेशन बोल देंगे। दूसरी चीज, हाउ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड टैक्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। मतलब वो किस टाइप की प्रॉपर्टी है एंड टैक्स एंड पैसा है, कौन सा वाला टैक्स कौन से गवर्नमेंट के पास जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कौन सी वाली प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, स्टेट के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास।
है ना, इस टाइप की। जैसे मान के चलो एग्जांपल दे रहा हूँ, एक स्टेट है यूपी, उसके अंदर इंडियन आर्मी का पुराना कोई बहुत पुराना जो चल नहीं रहा एक बेस है वहां पे, ठीक है। अब वो किसके, वो प्रॉपर्टी का मालिकाना कौन होगा, मतलब वो प्रॉपर्टी किसके अंडर आएगी, स्टेट के या फिर सेंट्रल के, ऐसे देखा जाएगा। तो अब देखा जाए एक तरीके से, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ये अगर देखा जाए तो ये इंडियन आर्मी का है, तो इंडियन आर्मी सेंट्रल के अंदर है, तो सेंट्रल क्या होगा, ऐसे मैं खाली बता रहा हूँ एग्जांपल पे, ठीक है। तो फाइनेंशियल रिलेशंस को भी दिखाता है कि रिसोर्सेज और टैक्सेस किसके अंडर जाएगी, कोई टैक्स है, पर्टिकुलर टैक्स है, वो किसके अंदर जाएगा। जस्ट लाइक स्टेट टू स्टेट में हो रहा है, तो इतना टैक्स स्टेट के पास जाएगा, इतना टैक्स यूनियन के पास जाएगा। ये सब हमारा इसमें रहता है। ये किसमें है मेरे भाई, पार्ट 12 में। किसमें है, पार्ट 12। फाइनेंशियल रिलेशन किसमें है, पार्ट 12, ठीक है। चलो, हमने अपना सेंट्रल स्टेट रिलेशन, सेपरेशन ऑफ पावर्स को हमने थोड़ा बहुत जितना पढ़ा सकता था, मतलब इतना तो पढ़ लिया जिससे आप पास हो जाओगे। मैं खाली एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ, प्लीज कोई जज मत करना कि ज्यादा कम बहुत कम पढ़ा रहे हैं, ऐसा पढ़ा रहा है। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ जिससे बच्चों का बस एग्जाम पास हो जाए, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स का जिनका एग्जाम है अभी, ठीक है। तो हमें इसका नेचर पढ़ना था, तो नेचर मैं बता देता हूँ आपको। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये दोनों कैसे मिलजुल कर काम करती है। एक्सपर्ट डिस्क्राइब द इंडियन सिस्टम एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मीनिंग द सेंटर एंड द स्टेट्स मस्ट वर्क टुगेदर फॉर द नॉन फेडरल सेंटर, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कैसे मिलकर काम करती है हमारे देश के लिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेंटर मतलब वाइल द पावर इज शेयर्ड एट द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट एक्सक्लूसिव पावर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेंटेन पावरफुल, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ आपको। स्ट्रॉन्ग सेंटर मतलब सेंटर कौन होता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा स्टेट से ज्यादा पावरफुल रहेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट से हमेशा ज्यादा पावरफुल रहेगी क्योंकि इसके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती है। और वो किस टाइप के पावर्स है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा, स्पेशल एग्रीमेंट किन के लिए, फॉर स्टेट्स के लिए, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आर्टिकल 370, 371 है ना, एंड एक और था 371 ए था, है ना, वो मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी कि कुछ स्पेशल स्टेट्स के लिए पावर डिस्ट्रीब्यूट करी गई है, ठीक है, उनकी कुछ स्पेसिफिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, है ना। तो हमने नेचर भी पढ़ लिया अब इसका, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। तो अब हमें पढ़ना है सेक्युलरिज्म, अगला कंसेप्ट। इस टॉपिक का नाम है सेक्युलरिज्म एंड सर्वधर्म संभव। अच्छा, ये सर्वधर्म संभव क्या है, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या है ये, ठीक है। इसका कंसेप्ट क्या है सर्वधर्म संभव का, देखो। द इन इंडिया द कंटेक्स्ट सेक्युलरिज्म इज नॉट अबाउट बीइंग अगेंस्ट रिलीजन इन स्टेट। मतलब देखो, इंडिया के अंदर सेक्युलरिज्म का ये मतलब नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट जाओ, ठीक है। ऐसा बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, ठीक है। इंस्टेड इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ सर्वधर्म संभव। देखो, ये एक प्रिंसिपल फॉलो करता है जो जिसका नाम है सर्व धर्म समभाव, जिसका मतलब है इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगी चाहे वो कोई सा भी रिलीजन हो, ठीक है। एक्स वाई जेड कोई सा भी रिलीजन हो, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ लीगल पॉइंट्स है, की लीगल पॉइंट्स उसे पढ़ते हैं। सबसे पहले फ्रीडम ऑफ फेथ पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है, एवरी सिटीजन हैज द राइट टू फॉलो प्रैक्टिस एंड स्प्रेड द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। कोई भी इंसान है, वो एक एक्स रिलीजन फॉलो करता है, कोई भी रिलीजन फॉलो करता है, तो उसके पास पूरा राइट है कि वो उस रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, मतलब वो उस रिलीजन को अपना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उस रिलीजन को स्प्रेड भी कर सकता है, फैला सकता है, किसी और को अपने रिलीजन की तारीफ करनी है, बात बतानी है, तो चाहता है कि आप भी आना चाहो तो मेरे रिलीजन में आ जाओ, तो वो कर सकता है। इसकी पूरी छूट दी रखी है किसने, कौन सी, फ्रीडम ऑफ फेथ ने, ठीक है। आर्टिकल 25 से 28 हमारे रिलीजन के ऊपर है, जो कि गारंटी करता है रिलीजियस फ्रीडम टू एवरीवन इन इंडिया। क्या पता, स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी रिलीजियस फ्रीडम एवरीवन टू इंडिया। रिलीजियस फ्रीडम पूरे इंडिया में सब हर एक इंसान को दे रखा है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, ठीक है मेरे भाई। नो डिस्क्रिमिनेशन पढ़ेंगे अब। क्या नो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन बेस्ड ऑन देयर रिलीजियस बिलीफ। देखो, एक पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी रह रही है एंड उनके रिलीजियस पे लेके कुछ बिलीफ है कि हम इस गॉड को मानते हैं, इस फलाना एक्सेट्रा एक्स वाई जेड को मानते हैं एंड हम ये करेंगे, तो कोई भी उनको जाके मना नहीं कर सकता कि आप ये मत करो, बट वहां वो लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम जिंदा इंसान को जला दे रहे हो, जैसा अभी इंडिया की नेबर कंट्रीज कर रही है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। और वो जो करे अच्छे तरीके से करे, कोई मना नहीं है ना, कोई मना नहीं करता है इंडिया, नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई उनको परेशान नहीं करेगा, रोक टोक नहीं करेगा। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज मतलब मेरे भाई जैसे इंडिया में देखो सबसे ज्यादा हिंदूज है ना, हिंदूज है,
है ना। उसके बाद आपके बाकी रिलीजियस कम है थोड़े से, जैसे सिख्स हो गए, है ना, मुस्लिम्स हो गए, है ना, एंड आपकी क्रिश्चियनिटी हो गई, है ना। तो ये कुछ कम है, तो हिंदू सबसे ज्यादा मेजोरिटी में, एंड ये सब क्या है, माइनॉरिटी में। तो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इन सबको प्रोटेक्ट करता है, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, इन सबको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई जो माइनर में है ना, आपके बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन सबको प्रोटेक्ट करो, ठीक है। आपका प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज ये बोलता है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज दैट हैव लीगल राइट टू प्रिजर्व द यूनिक कल्चर एंड रन देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इनके पास राइट होता है कि ये अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं। जैसे सिख के पास राइट है वो अपना सिख स्कूल चलाए, क्रिश्चियनिटी के पास राइट है कि वो अपना क्रिश्चियनिटी स्कूल चलाए, ताकि वो अपने क्रिश्चियनिटी कल्चर को आगे बढ़ा सके। मुस्लिम्स के पास भी सेम टू सेम यही रूल है, मतलब एवरी रिलीजियस के पास ये रूल है, जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म, इन सबका होगा। मैंने 3-4 एग्जांपल दिए थे। हाँ, हिंदूज के पास भी सेम रूल है, हर रिलीजन के पास रूल है, ठीक है, सेम ये वाला। अब हमें पढ़ना है व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी भाई, है सेक्युलरिज्म की इंपॉर्टेंस क्या है। सिंस इंडिया इज अ प्लूरल सोसाइटी, इंडिया क्या है, प्लूरल सोसाइटी है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे क्या है, प्लूरल सोसाइटी। इसका मतलब अ मिक्स ऑफ मैनी डिफरेंट कल्चर्स एंड फेथ्स, बहुत सारे इसमें कल्चर्स है, फेथ है, कल्चर्स, फेथ, रिलीजियस, बहुत सारे रिलीजन से मिला हुआ है हमारा देश। तो सेक्युलरिज्म एक ग्लू की तरह एक्ट करता है, जिसमें वो यूनिटी को प्रमोट करता है। किसको प्रमोट करता है, यूनिटी को हमारे देश में, ताकि सारे धर्म, सारे कल्चर के लोग मिलके कैसे एक यूनिटी में रहे, एक एकता में रहे, है ना, लड़ाई ना करे, आपस में झगड़ा ना करे। इंश्योर दैट कंट्री इज नॉट गाइडेड बाय एनी सिंगल रिलीजन बट बाय द लॉ। ये हमारा इसका इंपॉर्टेंस है सेक्युलरिज्म का, कि कंट्री लॉ गाइड करे। कंट्री को कौन गाइड करेगा, लॉ, कानून, कंट्री का कानून गाइड करेगा। कोई स्पेसिफिक एक्स वाई जेड इनमें से कोई भी स्पेसिफिक रिलीजन गाइड ना करे, है ना, कोई भी रिलीजन गाइड ना करे। बहुत सारी एक्स कंट्रीज है जिनमें एक पर्टिकुलर रिलीजन मेजोरिटी में है, एंड बाकी सारे रिलीजन जो छोटे मोटे वहां पे फंस चुके हैं उनको दबाव डालता है ना। समझ आ रहा है आपको, ओके। तो यही चीज हमारी इंपॉर्टेंस आपको समझ आ गई कि इंडिया एक प्लूरल सोसाइटी है, सब यूनिटी में काम करे, प्यार प्यार से काम करे, एक साथ रहकर, कोई एक दूसरे से झगड़ा ना करे। एंड दूसरा पॉइंट था कि इंडिया को कौन चलाए, उसका कानून चलाए, ना कि कोई स्पेसिफिक रिलीजन चलाए, है ना, ताकि इंडिया अच्छे तरीके से चलता रहे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो आप हमें पढ़ना है वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस का मतलब, ठीक है, जस्टिस, सोशल एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ठीक है। अच्छा देखो, जस्टिस क्या है, पॉलिटिकल फ्रीडम अलोन इज नॉट एनफ, ठीक है। पॉलिटिकल फ्रीडम सिर्फ सामाजिक आजादी बड़ी मतलब कहने का मतलब है कि सिर्फ सामाजिक आजादी अकेली काफी नहीं है तुम्हें पूरी तरह आजाद करने के लिए, पूरी तरीके से आजादी। ट्रू फ्रीडम इज इनकम्प्लीट, ट्रू फ्रीडम इनकम्प्लीट है until every member of society has equality and access to the right opportunities। इसका मतलब है कि आपके आपके सिर्फ सामाजिक फ्रीडम, सामाजिक आजादी काफी नहीं है पूरी आजादी के लिए। ट्रू फ्रीडम तब तक नहीं है आपकी जब तक सोसाइटी के हर एक मेंबर को, है ना, सोसाइटी के हर एक मेंबर को क्या करना होगा, सोसाइटी के हर एक मेंबर को अपनी बराबरी से सही अपॉर्चुनिटीज जब तक नहीं मिल जाए, ठीक है। वो मतलब कहने का मतलब है, इस देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, एंड उन सबको, हर एक इंसान को सही अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, ठीक है, सही अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, प्लस वो सारे रिसोर्सेज का फायदा उठा पाए, ठीक है, हर चीज का फायदा उठा पाए, सबको हक है, ठीक है। जब तक सबको हक नहीं होगा तब तक हम पूरी आजादी नहीं कह सकते कि आजादी पूरी तरीके से है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं ना, अभी समझ आ जाएगा। अगला पॉइंट आपका पॉलिटिकल वर्सेस सोशल इकोनॉमिक, ठीक है। इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है मैं नोट्स में से पढ़ के बता देता हूँ। देखो, द मेकर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन न्यू दैट सिंपली गेटिंग द राइट टू वोट वुड नॉट एलिमिनेट पॉवर्टी एंड सोशल एविल्स, देयरफॉर दे एम्फसाइज सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। इसका मतलब क्या है, मतलब जो जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है उन्हें पता था कि सिर्फ वोट देने के अधिकार देने से हमें पूरी तरीके से आजादी नहीं मिलेगी, ना ही कोई गरीबी दूर होगी, ठीक है। समझ आया आपको, सिर्फ वोट देने के अधिकार मिलने से गरीबी और सामाजिक बुराइयां कभी खत्म नहीं होने वाली, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस दोनों लाए। अच्छा, इकोनॉमिक जस्टिस क्या है, आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय मतलब जैसे हमारे देश के जो रिसोर्सेज है, संसाधन है, हमारे देश के जो फायदे हैं, अपॉर्चुनिटीज है ना, हमारे देश के कोई भी, हमारे देश कुछ भी देता हो, जैसे सिलेंडर मिलता है
उस सिलेंडर पे ना कुछ भी बना दिया है, उस सिलेंडर पे ना सब्सिडीज मिलती है ना, क्या मिलता है, सब्सिडीज मिलती है। ठीक है, उस सब्सिडी का ले, जो भी इंसान सिलेंडर खरीदेगा उसको सब्सिडी वापस मिलेगी, है ना। तो ये हक सबका है। तो इस टाइप से कुछ इकोनॉमिक जस्टिस है। ठीक है, वो भारत का रिसोर्सेज है, इंडिया का रिसोर्सेज है, तो वो उसको उस पर सबका फायदा है। ठीक है ना। तो इस तरीके से वो फायदा हर किसी को मिलना चाहिए, तब तक हमारा ये पूरा नहीं है। अगला है हमारा गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या लिखा हुआ है इसमें, द थिंग्स रिटन इन द प्रियम्बल पार्ट 3। अच्छा, जो भी प्रियम्बल में और पार्ट 3 में, जैसे पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 4 में डीपीएसपी डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प इन बिल्डिंग अ जस्टिस लविंग सोसाइटी। इसका मतलब क्या है, ऐसी बातें लिखी गई है इन सब के अंदर, ऐसी बातें लिखी गई है इन सब के अंदर। ठीक है, जो एक मतलब जो कि इंसाफ के फेवर में है, मतलब जस्टिस के फेवर में है, किसके, न्याय के फेवर में है, एक इंसान को इंसाफ दिलाने के फेवर में। जैसे फंडामेंटल राइट्स, एक इंसान को, इंसान की क्या क्या राइट्स है, ठीक है, जिसे करने से उसको कोई रोक नहीं सकता। इन सब में ऐसी बातें लिखी हुई है। ठीक है, हमारे प्रियम्बल में फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट 3 में, और डीपीएसपी जो कि पार्ट 4 में, इन सब में। डीपीएस की फुल फॉर्म देख लेना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है ना, आपको समझ आया। इनमें वो बातें लिखी गई है जो कि क्या है, मतलब एक इंसान को जस्टिस दिलाने के लिए काफी है ना। एक इंसाफ पसंद समाज बनाने में मदद करती है। ठीक है, ऐसा समाज बनाएगी जहाँ पे इंसाफ हो। ठीक है, जैसे डीपीएसपी में ऐसा वो ऐसे आर्टिकल्स है ना। आई थिंक आर्टिकल 36 से स्टार्ट है, 51 तक होगा, आई थिंक सो, है ना। ठीक है, मैं वैसे इसका टीचर नहीं हूँ, पॉलिटी का, है ना। बट बाय द वे, बस एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने आया हूँ, गो थ्रू कराने आया हूँ कि आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके चले जाओ, तो बीकॉम वाले बच्चे जो है, बीकॉम ऑनर्स वाले, वो पास आउट हो जाएंगे, है ना। उनका हो जाएगा इससे। ठीक है। हाँ, दूसरी चीज मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ ठीक है, ऐसी चीजें लिखी गई है जो कि जहाँ पे ऐसा समाज बना है जिसमें न्याय सबको मिले। ठीक है। एक न्याय पसंद, हाँ, इंसाफ पसंद समाज बनाने में मदद करती है, ऐसी बातें लिखी गई इसमें। ठीक है, अगला है हमारा एगिलिटेरियन सोसाइटी। इसका मतलब क्या है, देखो, सरकार का हर काम किसी मकसद से होता है, जैसे कि ह्यूमन फेस, इंसानियत बनी रहे। ठीक है, एक ऐसा समाज बना जहां सब बराबर एलिगेट, सब बराबर हो। अच्छा, उससे पहले हमारा एक पॉइंट रह गया, प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स। अच्छा, वल्नरेबल ग्रुप्स कैसे होते हैं, जैसे कि माइनॉरिटीज हो गई। माइनॉरिटी हम पढ़ चुके हैं ना, वो रिलीजियस जो मतलब जो भी माइनॉरिटी में है, एक कम्युनिटी है, मान के चलो हम कहाँ पे रहते हैं, हम एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे 80% एक्स रिलीजन के लोग हैं एंड 20% वाई रिलीजन के लोग हैं। ठीक है, अब जो एक्स रिलीजन है वो इस वाई रिलीजन को परेशान ना करे, है ना। तो इस चीज पर ध्यान जाता है गवर्नमेंट का कि भाई आपको कोई परेशान तो नहीं कर रहे, है ना। ये चीजें, बैकवर्ड क्लासेस, कुछ पिछड़ी जाति के लोग, कुछ नीचे जाति के लोग, कुछ जनजाति या ट्राइबल्स, है ना, इन सब का ध्यान रहता है गवर्नमेंट पे। ठीक है, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स में महिला और बच्चों की सुरक्षा भी आती है। अनटचेबिलिटी, छुआछूत को खत्म करना भाई, है ना। ऐसा जैसे पुराने जमाने में होता था कि तुम्हारी परछाई भी हमसे टच नहीं होनी चाहिए, जो नीची जाति के लोग हैं उनके साथ ऐसा किया जाता था, तो वो सब नहीं होना चाहिए। किसमें, प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स। ठीक है, हाँ, ओके। क्या लिखा था मैं, इगैलिटेरियन सोसाइटी, यानी सरकार का हर काम इस मकसद से होता है कि समाज में, हाँ जी, समाज में ह्यूमन इंसानियत बनी रहे। ठीक है, ये है सरकार का हर काम इस मकसद से होता है कि हमारे सोसाइटी में क्या बनी रहे, इंसानियत बनी रहे। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी जस्टिस, अब जस्टिस हमने पढ़ा है, एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेना तुम लोग, अपने बुक से एक बार पढ़ के या फिर नोट से पढ़ के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमें पढ़ना है इक्वलिटी, है ना। टॉपिक का नाम क्या है, इक्वलिटी। इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ या फिर इक्वल राइट्स हम इन्हें ये भी बोलते हैं। देखो, इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, इसका मतलब क्या है, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज इक्वल बिफोर द लॉ एंड एवरीवन रिसीव द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ठीक है, इंडिया का हर एक सिटीजन, ठीक है, बिल्कुल कैसा है, इक्वल है, समान है। ठीक है, किसके सामने, कानून के सामने, किसके सामने, कानून के सामने, लॉ के सामने इंडिया का हर सिटीजन समान है। लॉ के लिए कोई ऊंचा बड़ा नहीं है। ठीक है, लॉ के सामने अगर एक पुलिस वाला आ जाए और एक सिंपल सादा नागरिक आ जाए तो दोनों लॉ के लिए बराबर है भाई। ठीक है, बस, ओके। एंड एवरीवन रिसीव द इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, सबको बराबर प्रोटेक्शन मिलती है भाई। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी के साथ बुरा हो रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है तो वो देख नहीं रही, है ना।
सबको बराबर प्रोटेक्शन मिलती है। स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी क्या लिखा हुआ है? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉमिस टू गिव द एवरीवन द सेम स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू मूव फॉरवर्ड। इसका मतलब क्या है कि संविधान हर किसी को एक जैसा दर्जा देता है और आगे बढ़ने के बराबर मौके देता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, बराबर मौके देता है, हर किसी को बराबर अपॉर्चुनिटी देता है, जो कि बहुत देर से पढ़ते हुए आते हैं। ठीक है, देने का वादा करता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिखा है? एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू एंड द इनइक्वालिटी प्रेवलेंट इन सोसाइटी सो दैट एवरी ह्यूमन बीइंग कैन लिव विद डिग्निटी। देखो, इसका मतलब क्या है कि ये जरूरी है एंड करना। क्या एंड करना? समाज में फैली हुई ना बराबरी, है ना, इनइक्वालिटी को एंड करना जरूरी है, खत्म करना जरूरी है। ठीक है, ताकि हर इंसान इज्जत से जिए, डिग्निटी इज्जत से जिए। ठीक है, समझ आ रहा है? जो ऊपर नीचे उतार चढ़ाव है ना, उतार चढ़ाव किसमें? जात में या फिर कोई रिलीजन टाइप में। ठीक है, ये इनइक्वालिटी को खत्म किया जाए। इनइक्वालिटी को मेरे भाई कैसे करा जाए? खत्म किया जाए, है ना। और हर किसी को बराबर इज्जत मिलनी चाहिए। वोट्स आर नॉट एनफ। इसका मतलब बेसिकली वही है हमने जो पढ़ा था, सिर्फ वोट देने के अधिकार से हमने पढ़ा था ना, सिर्फ वोट देने के अधिकार काफी नहीं है, बराबरी के लिए। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है कि एजुकेशन अच्छी तरीके से प्रोवाइड होनी चाहिए। एजुकेशन हर किसी का राइट है ना, हर किसी को इक्वल राइट है एजुकेशन का। ठीक है, और क्या लिखा है इसमें? कानून होना भी जरूरी है ताकि लोकतंत्र मजबूत बने। ठीक है, it is not enough for real equality, education and a financial foundation, economic base are also necessary। एक फाइनेंशियल फाउंडेशन भी जरूरी है मेरे भाई। क्या? फाइनेंशियल फाउंडेशन। ठीक है, ताकि इकोनॉमिक का, हमारा आर्थिक का, सबका आर्थिक बेस बने। आर्थिक बेस यानी कि कम से कम सबको रोटी कपड़ा मकान तो मिल ही जाए, है ना, और लोकतंत्र मजबूत बने, डेमोक्रेसी हमारी मजबूत हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो अब हम अपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, है ना। हाँ जी, ठीक है, हम अपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। तो ये हमारे आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक है। 6 फंडामेंटल राइट्स है, बट हम डिटेल्ड में इनमें से कुछ ही पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले है राइट टू इक्वलिटी। हाँ जी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट एक बार और ढंग से पढ़ लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं कि कानून के सामने कोई भी कास्ट का हो, है ना, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कैटेगरी का हो, है ना। कैटेगरी जस्ट लाइक, मतलब कहने का मतलब वो मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है ना। और कोई भी कैटेगरी, चाहे वो पिछड़ी जाति से हो, जनरल हो, कोई भी कास्ट हो, ठीक है, कोई भी हो, कानून के सामने हर कोई कैसा है? बराबर है मेरे भाई। ठीक है, उन्हें भेदभाव नहीं किया जाएगा। राइट टू फ्रीडम मेरे भाई। क्या? राइट टू फ्रीडम मतलब ये आर्टिकल 19 से 22 में है, ध्यान रखना। और ये जो हमने राइट टू इक्वलिटी पढ़ा है, आर्टिकल 14 से 18 में है। आर्टिकल 19 से 22 में हमें क्या दिया गया है राइट टू फ्रीडम में? कि भारत के नागरिक को भारत में कहीं भी जाने की, कहीं भी इकट्ठा होने की, कहीं भी कुछ भी बोलने की, सब कुछ की आजादी है। ठीक है, हाँ जी, हम राइट टू फ्रीडम पे थे ना, कि उसको हर चीज की आजादी है, कहीं भी जाने की, कहीं भी इकट्ठा होने की, कहीं भी मतलब कुछ सब कुछ बोलने की, है ना। ऐसा नहीं कि किसी को अपशब्द बोलो। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इसका मतलब क्या है मेरे भाई? है ना, मतलब राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का इसमें आर्टिकल 23 से 24 में आपका ये आ जाता है। इसमें ये होता है कि आपको कोई भी काम जोर या फिर जबरदस्ती से नहीं करवा सकता। ठीक है, जोर जबरदस्ती से नहीं करा सकता। इसमें एक चीज और है, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई भी काम नहीं कराया जा सकता, यानी बाल मजदूरी नहीं कराई जा सकती। बाल मजदूरी लिख सकते हैं, चाइल्ड लेबर जिसे हम कहते हैं ना, बाल मजदूरी, वो नहीं कराई जा सकती, है ना। और दूसरी चीज, इस बार शोषण के लिए भी इसी में आ जाता है राइट टू एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। भारत के नागरिक को भारत देश में कोई भी धर्म, एक्स वाई जेड, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनिज्म बुद्धिज्म, है ना, क्रिश्चियनिटी वगैरह, मतलब ईसाई जी, ईसाई को जो बोलते हैं, सॉरी, हाँ, तो कोई भी धर्म आप अपना सकते हैं, कोई भी धर्म को आप मान सकते हैं, उसकी कोई रोक टोक नहीं है हमारे इंडिया कंट्री में। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, देखो इसमें क्या होता है कि आप किसी भी कल्चर में है उसको बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे मान के चलो आप पहाड़ी कल्चर से है ना, तो नॉर्थ ईस्ट साइड से आप पहाड़ी कल्चर से है, उसको बढ़ावा देना चाहे तो उसको बढ़ावा भी दे सकते हैं, है ना। आपकी कोई स्पेसिफिक रिलीजन की कोई कल्चर है, आप उसको बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, अपनी भाषा, ठीक है, उसको दे सकते हैं। जैसे सिख कम्युनिटी है, सिख जो है वो अपने सिख स्कूल चलाएंगे, उसको अपने सिख कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, तो वो भी वो कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो कल्चर एंड एजुकेशनल का मतलब यही है, अपनी भाषा और अपने कल्चर को बचाने का हक है उनके पास। ठीक है,
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में है। अच्छा आर्टिकल एक बार पढ़ लेना। फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 में है। एजुकेशनल राइट्स 29 और 30 में है। ठीक है मेरे भाई। हाँ अब हम पढ़ रहे थे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो अधिकार छीनने पर कोर्ट जाने का हक, कोर्ट में केस दर्ज करने का हक हर नागरिक पे है, जो कि किसमें लिखा है आपके पास, आर्टिकल 32 में। तो हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके राइट टू इक्वलिटी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत बार क्वेश्चन आया है एंड ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है चलो इक्वलिटी बिफोर लॉ पढ़ा के आया हूँ, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है तो अब इसमें 14 से 18 आर्टिकल्स है। ठीक है तो उसे एक बार मैं बता देता हूँ ताकि आप एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर पाओ। तो सबसे पहले आर्टिकल 14 है आपका इक्वल लीगल राइट्स एंड प्रोटेक्शन। इसमें क्या है, सबको बराबर कानूनी हक और सुरक्षा मिलता है। ठीक है पुलिस का जितना सुरक्षा एक दूसरे इंसान को मिलता है उतना ही एक तीसरे इंसान को भी मिलेगा। अच्छा 15th है आपका प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक है रिलीजन, कास्ट और जेंडर। ठीक है इसका मतलब क्या है, धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक। ठीक है प्रोहिबिशन, रोक लगेगी किसमें, भेदभाव पर, रिलीजन और कास्ट या फिर जेंडर के भेदभाव पर आपका रोक लगेगी। ठीक है जैसे कोई किसी लड़की को नीचा नहीं दिखा सकता है ना, कि तू लड़की है तो क्या कर लेगी ये एक्सेट्रा, या फिर कोई लड़की अपनी पावर से गलत यूज नहीं कर सकती। चलो आर्टिकल 16 में क्या लिखा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन इन गवर्नमेंट जॉब। सबके पास चाहे कोई लड़की हो लड़का हो है ना, कोई मोर एज्ड हो है ना, कोई जवान बच्चा हो, तो सबके पास गवर्नमेंट जॉब करने का इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। आर्टिकल 17 में क्या है हमारा, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को खत्म किया जाएगा मेरे भाई, है ना। छुआछूत मैं बता चुका हूँ, मैंने ये बता दिया साथ में साथ कि आर्टिकल 17 के अंदर है। अच्छा बैन ऑन टाइटल्स लाइक सर और महाराजा, मतलब इसका क्या है कि जैसे सर और महाराजा जैसे उपाधि है, टाइटल है, इन पे रोक लगाई जाएगी। ना आप कोई किसी को महाराजा कहता है ना आप किसी को सर कहता है। ठीक है राइट टू इक्वलिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे ना। हाँ तो उसमें जैसे वही लिखा था कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी स्पेशल टाइप की प्रिविलेज नहीं मिलेगी, कानून के सामने सब कोई इक्वल है ना, और धर्म जाति या किसी भी चीज के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, है ना, सबको इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी। मतलब कोई एक बंदा है या दूसरा है कोई, तो सबको इक्वल प्रोटेक्शन है। ठीक है ये सब मैंने समझा ही दिया है, तो इसी में से कराना सब तुम लोग। ठीक है हाँ जी तो अब हमें अपना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जितने स्टार्स लगाने उतने स्टार्स लगा लो, क्योंकि भाई बुक का नाम ही तो फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो ये टॉपिक तो इम्पोर्टेंट होगा ही ना। तो अब हमें पढ़ना है आर्टिकल 51A, है ना। अब आपके पेपर में चाहे आर्टिकल 51A आ जाए या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाए, दोनों का मतलब एक ही है। आर्टिकल 51A में आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से होते हैं, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आपको आपका हक देता है, तो वो आपको कुछ जिम्मेदारियां भी देता है। ठीक है कुछ जिम्मेदारियां भी देता है, तो उन जिम्मेदारियों को निभाना आपका कर्तव्य है ना। आप अगर भारत के एक अच्छे नागरिक बनना चाहते हो तो इन जिम्मेदारियों को निभाओ, इन कामों को निभाओ, तो आप भारत के एक अच्छे नागरिक कहलाओगे। ठीक है तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज कुछ 11 ड्यूटीज होती है ये आपकी। ठीक है तो वो आपको निभानी चाहिए। ठीक है ये नॉन एनफोर्सेबल होती है, कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है, अगर आप इसे नहीं निभाते तो आपको सीधा कोर्ट में ले जाकर खड़ा नहीं किया जाएगा। ठीक है ये मतलब है, लेकिन अगर आप निभाओगे तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करते हो, आप अपने इंडियन फ्लैग का सम्मान करते हो, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज को आप अच्छी तरीके से मानते हो। ठीक है तो सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज को स्वर्ण सिंह कमेटी ने नींव रखी थी इसकी, कि हाँ हमें फंडामेंटल ड्यूटीज को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ना चाहिए। ठीक है दूसरी चीज 42nd अमेंडमेंट 1976। ठीक है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में आर्टिकल 51A में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। मैंने क्या बोला, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में आर्टिकल 51A में 10 ड्यूटीज जोड़ी गई थी। अब आप बोलोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस बला का नाम है, क्या चीज है भाई, ये क्या है ये। तो भाई जब संविधान में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव लाना पड़ता है ना, बदलाव चेंजेस, तो आपका अमेंडमेंट रखा जाता है कि यहाँ पर अमेंडमेंट रखो। तो अब 42nd अमेंडमेंट के बाद सीधा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में इसकी 11th ड्यूटीज में जोड़ी गई। तो ठीक है अब हम नेक्स्ट क्लिप में देख लेते हैं इसकी 11 ड्यूटीज वो कौन कौन सी थी। ठीक है जी तो हम अपने 11 फंडामेंटल ड्यूटीज में से पहले 7 पढ़ लेते हैं, फिर 4 जो बचते हैं उन्हें भी पढ़ लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट, है ना। सबसे पहले है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, मतलब हमारे नेशनल फ्लैग का, नेशनल एंथम का और कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना।
ठीक है, ये भी हमारे मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। हमारे देश को आज़ादी मिलने में जो स्ट्रगल हुआ है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ जी, हमारे देश को जो आज़ादी मिलने में जो स्ट्रगल हुआ है, उसके आइडियाज को फॉलो करना, है ना, वो जो नोबल आइडियाज थे, बहुत अच्छे आइडियाज थे, उनको फॉलो करना, उनसे प्यार करना, है ना, उनके रास्ते पर चलना। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कहने का मतलब है भारत, इंटीग्रिटी कहने का मतलब है भारत जो सच्चाई की राह पर चलता है, जो देश सच्चाई की राह पर चलता है, जो देश यूनिटी पे रहता है, हमारा देश में कितनी यूनिटी थी और है भी, है ना, उस चीज को प्रोटेक्ट करना। टू डिफेंड द कंट्री, अपनी कंट्री को डिफेंड करना। अब देखो, अपनी कंट्री को डिफेंड करना ऐसा नहीं कि जब तुम कंट्री को डिफेंड करने से ये मतलब है कि अब बॉर्डर पे जाकर लड़ने की बात कर रहे हो, नहीं, उसका मतलब ये नहीं है। अपनी कंट्री को डिफेंड आप अपनी कंट्री में रह के भी कर सकते हो। आजकल सोशल मीडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी ही कंट्री को उल्टा बोलते हैं, हमारी कंट्री में ही रह के वो बोलते हैं कि इंडिया के लोगों में सिविक सेंस नहीं है, इंडिया के लोग बेवकूफ है, इलिटरेट है, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स दे से, है ना, बहुत सारी चीजें जो बोलते हैं। लेकिन क्या है कि हमें अपनी कंट्री को वहां पे डिफेंड करना चाहिए। भाई अगर तुम्हें हमारी कंट्री की बुराइयां दिख रही है, तो हमारी कंट्री की अच्छाइयां भी तो दिखनी चाहिए ना, कि हमारी कंट्री कितनी प्रोग्रेस कर रही है, हर चीज। ठीक है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। दूसरी चीज, अपनी कंट्री को डिफेंड करने से मतलब ये है कि आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हो ना, वहां पे हमारी कंट्री का मजाक उड़ाया जाता है, तो अपनी कंट्री को उस जगह पे डिफेंड करो। ये भी आपका एक मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है। अब अगला, टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, है ना, भाईचारा अमॉन्ग्स द पीपल ऑफ इंडियन ट्रांससेंडिंग रिलीजियस लिंग्विस्टिक रिलीजन और रिलीजन रीजनल, सॉरी रीजनल पढ़ लिया, रीजनल सेक्शनल डाइवर्सिटीज एंड लॉस टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू वुमेन। देखो, मतलब अपने यहाँ पर भाईचारे को बढ़ावा देना, ट्रांससेंडिंग रिलीजियस को बढ़ावा देना। ट्रांससेंडिंग रिलीजियस मतलब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ चुके हैं, आप ये धर्म के भेदभाव नहीं करते, है ना। रीजनल या फिर सेक्शनल डाइवर्सिटीज मतलब आप उधर, आप उस जगह के रहने वाले हो, भाई हम तो आपसे बात नहीं करेंगे, ये सब डाइवर्सिटी को छोड़ो भाई, है ना। और महिलाओं को नीचा दिखाना, ये सब भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, समझ आया आपको, ओके। टू प्रेजर्व द रिच हेरिटेज, हमारी कंट्री का जो हेरिटेज है, बहुत पुरानी सभ्यता चलती आ रही है, ठीक है, उसको कल्चर को, उस हेरिटेज को प्रिजर्व रखना, बचा के रखना, अपनी कंट्री के एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये 7 थे टोटल, अभी 4 और पढ़ेंगे, 11 कंप्लीट हो जाएंगे। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट हो गया, तो प्रेजर्व द रिच हेरिटेज, ठीक है, सारे हो गए। नेक्स्ट कोड पे चलते हैं। अब जो हमारे 4 मौलिक कर्तव्य बचे उन्हें भी फटाफट से पढ़ लेते हैं। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, इसका मतलब है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान लेने की भावना का विकास करना। ठीक है, अच्छा। टू सेफ गार्ड पब्लिक पॉलिसी या फिर प्रॉपर्टीज, का मतलब क्या है कि पब्लिक की, मतलब गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग है, जैसे गवर्नमेंट की बिल्डिंग हो गई, है ना, कोई बस हो गई, कोई ट्रेन हो गई, एंड गवर्नमेंट की कोई भी प्रॉपर्टी को नुकसान ना करना और उसको सुरक्षित रखना, ये भी आपका एक कर्तव्य है। अब कोई बस में चढ़ा, ट्रेन में चढ़ा, खिड़की तोड़ दी, है ना, हैंडल तोड़ दिया, तो ये सब गलत बात है भाई। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। अच्छा। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पिरिट्स इन इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज, का मतलब क्या है, मतलब आप किसी भी साइड में जाना चाहते हो देश में, किसी भी साइड, कहने का मतलब है कि किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हो, तो उस सेक्टर में बहुत अंत तक जाइए और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। आसान शब्दों में अगर हम पढ़े इसको, तो क्या लिखा है कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करना, ताकि देश लगातार ऊंचाइयों को छुए। किसी भी सेक्टर में, यानी हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। एंड द लास्ट लाइन इज, एज अ पेरेंट और अ गार्डियन, एज अ पेरेंट और अ गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन एंड बिटवीन 6 से 14 साल। ठीक है, मतलब कि ये 6 से 14 साल, अगर आप एक पेरेंट है या फिर गार्डियन है, तो अपने बच्चे को या उसको, है ना, जिसके आप गार्डियन है, उसको अगर वो 6 से 14 साल तक का है, तो उसको एजुकेशन जरूर प्रोवाइड कराइए। ठीक है, क्योंकि हम लोग देश का नाम रोशन कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं, और अगर अभी आप पढ़ रहे हो, तो आप देश का नाम रोशन कर सकते हो, सिंपल सी बात है। तो अपने इनको जो भी बच्चा है, उसको 6 से 14 साल तक का है, तो उसको प्लीज उसका जिंदगी बर्बाद ना कीजिए, उसको पढ़ाइए। हमारा फंडामेंटल लास्ट ड्यूटी ये क्या था, और ये कौन सा है, ये वही जो 86 अमेंडमेंट में ऐड हुआ था ना, वही वाला है ये। ठीक है, समझ आया आपको। 2002 में, एक बार मैं नोट्स में चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, 2002 में 86 अमेंडमेंट एक्ट में ये हुआ था। ठीक है,
ठीक है, हमने अपने 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ लिया, तो लास्ट टॉपिक पढ़ना है, फिर आपका सारा खत्म। देखो अब हमें पढ़ना है लीगल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज एंड एंड जुडिशियल अप्रोच, यानी कि हमें इसका लीगल स्टेटस पढ़ना है, और दूसरी चीज जुडिशियल अप्रोच, यानी कोर्ट में इसको कैसे देखा जाता है। तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं, फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी क्या है, नॉन जस्टिसेबल है। इसका नॉन जस्टिसेबल का मतलब है कि आप इनका पालन करो चाहे मत करो, आपको कोई भी सजा नहीं मतलब सजा दे भी जा सकती, नहीं भी दी जा सकती है ना, कानूनी तौर पर। अभी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इसके लिए कोई सजा नहीं लिखी गई है इनके पालन करने ना करने पे। मतलब कि इसमें क्या लिखा है कि इनका पालन ना करने पर आपको सीधा सजा नहीं मिलेगी, संविधान में इन्हें लागू करने का कोई फिक्स तरीका या पनिशमेंट नहीं बताया गया है, ठीक है। नॉन जस्टिसेबल का मतलब ये है। अब देखो लीगल अप्रोच में हमें ये पढ़ना है कि कोर्ट में इसको कैसे देखा जाता है। तो सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज में इसमें एक दे रखा है हमें पॉइंट, इंटरप्रेटिव टूल, यानी कोर्ट में इसको एक इंटरप्रेटिव टूल के तौर पर देखा जाता है। मतलब कि इसको फंडामेंटल ड्यूटीज को हम फंडामेंटल राइट्स को बेहतर बनाने के लिए यूज करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज को फंडामेंटल राइट्स को बेहतर बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। चलो, और दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, राइट्स और ड्यूटी में बैलेंस, यानी कि बैलेंसिंग राइट्स एंड ड्यूटीज, दीज कोर्ट्स हैव रिकॉग्नाइज्ड द व्हाइल फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट इनफोर्सेबल। देखो मतलब कोर्ट ने कहा है कि जब आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपनी ड्यूटीज भी ध्यान रखनी चाहिए। मतलब जब आप अपने फंडामेंटल राइट्स, आप अपने हक का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको अपनी ड्यूटी का भी पता होना चाहिए, भाई आपका क्या कर्तव्य है क्या नहीं है इस देश को लेकर, है ना। अगला पॉइंट है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव मेजर्स। इसमें क्या दिया गया है, ओके, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि एजुकेशन सिस्टम में फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ाया जाए ताकि यूथ अवेयर हो सके। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला गया है कि आप जो भी एजुकेशन कर रहे हो उसमें आपको फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ाए थे, जो कि आप अभी पढ़ भी रहे हो, एंड आपने बचपन में भी पढ़ी है, पहले भी पढ़ी है। देखो ये टॉपिक कभी आया नहीं है इसमें, है ना। लीगल स्टेटस अभी आपके मैंने 2-3 PYQ देखे, उसमें तो नहीं आया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे उसमें तो नहीं था। माइट भी पॉसिबल हो सकता है कि आ जाए, है ना, बट तो मैंने बार बार से आपको बता दिया है, एक बार पढ़ जरूर लेना ये टॉपिक। आपके पेज नंबर, मैं आपको देख के बताता हूँ, आपके पेज नंबर 113 पे होगा, 112 पे होगा, ठीक है। जस्ट लाइक ऐसा कुछ होगा, अगर आपको दिखेगा, एक सेकंड, इसमें ब्राइटनेस ज्यादा हो रहा है, देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, लीगल स्टेट्स एंड फंडामेंटल, ये एक बार पढ़ लेना, रीडिंग लगा लेना बस, ठीक है। एक मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आ रखा था, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या है भाई, प्रीएम्बल आपके इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन आप ऐसे मानो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पहली पहली बातें बाहर बाहर लिखी हुई है। तो प्रीएम्बल में 4 बातें लिखी हुई है, सोर्सेज ऑफ पावर, नेचर ऑफ कंट्री, ऑब्जेक्टिव क्या है, और ये कब हुआ था, ठीक है। ये तो पढ़ लेंगे, पहले पढ़ लेना सोर्सेज ऑफ पावर। सोर्सेज ऑफ पावर यानी कि क्या लिखा हुआ है कि भारत देश की पावर क्या है। तो भारत देश की पावर यहाँ की जनता है, क्या है मेरे भाई, जनता, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विद द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा, विद द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब कि भारत की जो ताकत है वो भारत का जनता है, ठीक है। नेचर ऑफ कंट्री, इस कंट्री का क्या नेचर है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, है ना। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पे आप अपना जो लीडर है उसको अपने वोट के द्वारा चुन सकते हैं, ठीक है। सेक्युलर कंट्री है, सारे धर्मों को एक जैसा माना जाता है, ठीक है। सोशलिस्ट है, सोवरेन है, यानी कि ये आजाद है पूरी तरीके से, कोई भी किसी भी कंट्री के दबाव में नहीं है, सोवरेन का मतलब हो जाता है, ठीक है। हाँ, सोशलिस्ट यानी सबको बराबर मौके मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, जस्टिस हम पढ़ चुके हैं, लाइबर्टी, इक्वलिटी, पार्टर्निटी, यानी कि ब्रदरहुड, भाईचारा, ठीक है। जो का मतलब थोड़ा सा नहीं है वो मैं बता दे रहा हूँ बस बार बार से। जस्टिस पढ़ चुके हैं, लाइबर्टी पढ़ चुके हैं, इक्वलिटी भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, 26 नवंबर 1949 में हमने इसे क्या किया था, अपनाया था। लेकिन लागू कब किया था भाई, लागू करने की डेट भी याद रखे हैं और लिख कर आना भाई कि अपनाया कब था, 26 नवंबर 1950। लेकिन लागू क्या था, 26 जनवरी 20 सॉरी, मैं एक्चुअली ये जो हमने रिपब्लिक डे मनाया मैं इसकी डेट लिखने जा रहा था गलती से, 26 जनवरी 1950, ठीक है मेरे भाई, याद रखना। ओके, तो मेरे हिसाब से मैं जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करा सकता था कम से कम टाइम पे मैंने उतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा दिए। उम्मीद है कि आप अपना पेपर अच्छे से देकर आएंगे। हो सके तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इससे रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट नोट्स होगा मैं उसमें ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एंड वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। एंड बेस्ट ऑफ लक आपको, ऑल द बेस्ट। पिन कमेंट चेक कर लेना क्या लिखा हुआ है। टेक केयर आप सबको।